हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो फ्रेंड्स, आज एक नया क्लास और से ठीक है। तो आज मेरा टॉपिक होगा आपका फायर डिमांड होता है, ठीक है, वेरिएशन फैक्टर होता है और जो पॉपुलेशन मेथड होते हैं उस पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और स्पेशली आपका जो एग्ज़ाम जो हम कल बात कर रहे थे एलआरसी का, जो आपका बिहार एलआरसी का, उसका अब एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन पता चल रहा है माध्यम से कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में होगा, ठीक है। अब जितने अगस्त से स्टार्ट हो जाए, शायद स्टार्टिंग के हफ्ते से ही लग रहा है, ठीक है, फर्स्ट वीक से ही शायद आपका एग्ज़ाम होगा। तो मुश्किल से आपके पास एक हफ्ता का समय है। तो एलआरसी का जो प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं वो लोग स्पेशली फोकस कर दीजिए। एक महीने आप मन से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप परमानेंट के लिए भी देख सकते हैं। और जहाँ तक बात हम झारखंड वाले की करेंगे तो एक महीना लमसम उसका डेट बढ़ा है फॉर्म फिलअप का, तो एग्ज़ाम भी एक महीना पीछे खींचेगा। तो उसको मान के चलिए आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा, ठीक है। और अक्टूबर में आपका एसएससी जेई है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एज पर BIS 1172/1963 वाटर रिक्वायर्ड पर हेड डे फॉर एवरेज डोमेस्टिक पर्पज, ठीक है। तो आई थिंक कल मैंने जिक्र किया था, जो डोमेस्टिक पर्पज होगा उसके हिसाब से वाटर रिक्वायर्ड क्या होगा, पर हेड पर कैपिटा पर डे। ए है 85, बी है 125, सी है 135 या डी 150 लीटर। सबको पता होगा कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व इन द, ठीक है, प्रति व्यक्ति जल उपभोग में कमी का प्रेक्षण किसमें किया जाता है। डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वाटर, मान लीजिए पर कैपिटा कंजप्शन जो है डोमेस्टिक पर्पज के लिए मान लीजिए 135 है, ठीक है। तो उसका डिक्रीज होने लगेगा तो उसको ऑब्जर्व हम किस में करेंगे, मतलब कि किस में उसको ऑब्जर्व करेंगे डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर हो या मीटर हो, तो हम एक यूनिट है मेज़र करने का। उसी तरह कंजप्शन अगर कम होगा, ठीक है, तो हम उसको किस में मेज़र करेंगे। ए दिया गया है होटल क्लाइमेट, बी है गुड क्वालिटी वाटर, सी है मॉडर्न लिविंग और डी है मीटरिंग सिस्टम। तो किस में ऑब्जर्व किया जाएगा। कौन सा आपका सही होगा इसमें बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मीटरिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे। आई थिंक कोई परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन से। और देखिए, जो क्या हो सकता है कि हमारा कंजप्शन डिक्रीज कर जाता है, मतलब 135 लीटर हमें चाहिए डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा जिससे वो 135 लीटर के बजाय 130 लीटर हो जाए, 125 लीटर हो जाए, क्या इफेक्ट करता है। तो मेनली 4 रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। पहला रीज़न आपका, देखिए पहला रीज़न आपका हो सकता क्या है, कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट यानी कि जब आपका एटमॉस्फेयर कोल्ड होगा तो देखते हैं ठंडे के मौसम में पानी का यूज़ हम कम करते हैं, ठीक है। पहला हो गया कोल्ड क्लाइमेट। दूसरा है क्वालिटी वाटर। अब क्वालिटी वाटर का मतलब क्या हुआ, किस क्वालिटी का पानी आ रहा है हमारे पास, ये भी निर्भर करता है। आप देखे हुए हैं कि
वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी पानी ठंडा आ जाता है, कभी पानी गर्म आ जाता है, कभी पानी जो होता है उसमें गंधलापन होता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वाटर का यूज़। ठीक है, 2 हो गया। थर्ड आपका हो जाएगा लो प्रेशर पर वाटर सप्लाई। ठीक है, लो प्रेशर पर वाटर ये सप्लाई है। ठीक है, अब मान लीजिए वाटर सप्लाई हो रहा है लेकिन उसका प्रेशर जो है लो है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर लो है तो 135 लीटर तक पानी का कोई इंतज़ार नहीं करेगा, जल्दी कम ही पानी में अपना कार्य को वो कर लेगा। ठीक है, नहीं होता है कि ज़्यादा तेज़ी से पानी बहता है तो अधिकांश पानी क्या होता है, वेस्ट ही होता है। तो वही डिपेंड करता है लो प्रेशर पर वाटर सप्लाई। और 4 है आपका विलेज एरिया। विलेज एरिया, अब देखिए विलेज एरिया मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर जो खपत होता है वो लो होता है। ठीक है, जो सप्लाई होता है उस पर इफ़ेक्ट करता है शहरों की तुलना में। ठीक है, शहर में अधिकांश वाटर का यूज़ होता है, क्योंकि मान लीजिए हम समरसेबुल का यूज़ करते हैं, मोटर का यूज करते हैं, इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर अधिक है। लेकिन वहीं गाँव में जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को हैंडपम्प कर चलाना पड़ता है या फिर और भी छोटा मोटा माध्यम से वो पानी का रिसोर्स करते हैं। ठीक है, तो वहाँ यूज़ कम है, वहाँ मतलब डिस्ट्रॉय कम है, लेकिन शहर में पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल। देखिए इसमें क्या निकालना है और क्या दिया है, पहले ये न्यूमेरिकल का तो फॉलो करना है रूल, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना समय नहीं होता सोचने का। अभी तो ध्यान से सोच भी सकते हैं, एग्ज़ाम टाइम में उतना समय नहीं होता है, मेनली फोकस होता है कि क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, एवरेज डेली डिमांड ऑफ सिटी हुज एवरेज वाटर कंजम्पशन दिया गया है 250। एवरेज वाटर कंजम्पशन दिया है, यानी कि शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एवरेज वाटर कंजम्पशन दिया है कितना, 250 लीटर पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, ये दिया गया है एवरेज वाटर कंजम्पशन। ठीक है, और पॉपुलेशन भी दिया है, पी का वैल्यू दिया गया है 120,000, यानी कि 1,20,000 दिया है पॉपुलेशन। अब निकालना क्या है, एवरेज डेली ड्राफ्ट। ठीक है, तो एवरेज डेली ड्राफ्ट निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी शॉर्ट लिख देना है। निकालना क्या है आपका, एवरेज डेली ड्राफ्ट, डेली ड्राफ्ट कही या फिर डेली डिमांड कही है, इक्वल टू एवरेज वाटर कंजप्शन, एवरेज वाटर कंजप्शन गुणा जो आपका टोटल पॉपुलेशन होता है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रहेगा, एवरेज डेली डिमांड इक्वल टू, देखिए एवरेज डेली डिमांड इक्वल टू एवरेज वाटर कंजप्शन इन मल्टीप्लाई टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। तो एवरेज वाटर कंजप्शन कितना दिया गया है, एवरेज वाटर कंजप्शन कितना है 250 गुणा पी का वैल्यू कितना है 1,20,000। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30 पे 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपका दिया है 30 mld। ठीक है, 30 mld दिया है और आपका इतना आ रहा है, तो mld 1 मिलियन में पता है कितना होता है, 10 लाख। तो 10 लाख यानी कि कितना जीरो, 6 जीरो, तो वहाँ से काट लीजिए, 2 2 4 2 6, यानी कि कितना हो जाएगा 30 mld। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर। अब पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर को कौन अफेक्ट करता है, ठीक है। पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर को क्या अफेक्ट करता है, ए दिया गया है क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन, बी है इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द रीजन, और सी है पॉपुलेशन। तो तीनों में से बताइए कौन सा होगा आपका सही। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका, क्या सही होगा, इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है, ए बी सी, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द रीजन और पॉपुलेशन, तीनों फैक्टर पर आपका वाटर पर कैपिटा डिपेंड करता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा उस रीजन का, इस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब जो ठंडा प्रदेश है उसमें पानी का खपत कम होता है, और गर्मी का प्रदेश है तो उसमें पानी का खपत ज़्यादा होगा, ठीक है। पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कितना पॉपुलेशन है। सेकेंड क्या है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द रीजन। मान लीजिए वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ भी पानी की खपत ज़्यादा होगा, ठीक है। और जहाँ फैक्ट्री कंपनियां कम है वहाँ कम होगा, तो तीनों पे अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। अगला देखिए, इफ पी इज द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एक्सीडिंग 50,000 व्हाट विल बी द वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब क्या बोला है, यदि किसी शहर की जनसंख्या जो पी है हजार में, यानी कि 50,000, ठीक है, से ज़्यादा है, तो किलो लीटर में जल की आवश्यकता कितनी होगी। किलो लीटर में जल की आवश्यकता बताना है। ए दिया गया है 100 पी स्क्वायर, बी है 100 अंडर रूट पी, और सी है आपका 75 पी, और डी है नॉन ऑफ दीज। क्या होगा, कौन सा इसमें से होगा। यदि किसी शहर की जनसंख्या 50,000 से ज़्यादा है तो किलो लीटर में जल की आवश्यकता कितनी होगी, क्या होगा इसमें। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 100 अंडर रूट पी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसमें बोला अकॉर्डिंग टू कुचलिंग फार्मूला, कुचलिंग फार्मूला के अनुसार पी इज द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इन 1000, देन द फायर डिमांड ऑफ वाटर इन लीटर पर कैपिटा इज गिवन बाई, ठीक है। कुचलिंग फार्मूला के अनुसार जो फायर डिमांड होगा ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे। ए दिया गया है 56-63 अंडर रूट पी, बी है 46-40 अंडर रूट पी, सी है 31-82 अंडर रूट पी, और डी है आपका 56-63 अंडर रूट पी, ठीक है। तो कौन सा आपको सही होगा। अकॉर्डिंग टू कुचलिंग, फेमस तीन है, कुचलिंग, फ्रीमैन, बॉस्टन और बर्टन, चार ही फेमस है, ठीक है। तो कुचलिंग के अनुसार कौन सा आपका सही होगा, फायर डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए कुचलिंग के अनुसार होता है 31-82 अंडर रूट पी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए कुचलिंग के अकॉर्डिंग बोला तो 31-82 अंडर रूट पी, ठीक है। और यही पूछता फ्रीमैन का, तो होता Q इक्वल टू 1136 P/5 प्लस 10, यही फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी रट जाइएगा। और यही पूछता है आपका बस्टन का, बस्टन का पूछता है तो Q इक्वल टू 56-63 अंडर रूट पी, ठीक है। तो ये आपका बस्टन का हो गया, फ्रीमैन का हो गया, तो दोनों को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
सेम क्वेश्चन देखिए, कुचलिंग का पूछा है, तो कुचलिंग का कौन सा होगा, 3182/p, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर वाटर सप्लाई टू ए मीडियम टाउन व्हाट इज द डेली वेरिएशन फैक्टर। ठीक है, अब वाटर सप्लाई करना है एक मीडियम टाउन में, तो डेली वेरिएशन फैक्टर क्या होगा। ए दिया गया 2.5, बी है 1.5, सी 3 है, डी 3.5। इसमें कौन सा सही होगा बताइए, इसमें आपका कौन सा सही होगा डेली वेरिएशन फैक्टर। बता सकते हैं, तो देखिए इसमें एक हिंट दे देना है, इसका ऑप्शन जो है आपका गलत है। ठीक है, चारों ऑप्शन गलत है इसमें। देखिए इसका आंसर होगा आपका जो डेली वेरिएशन फैक्टर होता है मीडियम टाउन का यानी कि शहर का, वो होता है 1.8। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यही पूछता, यही बोलता डेली वेरिएशन फैक्टर, अच्छा ठीक है शहर का तो हो गया, और यही अगर मौसमी होता, मतलब मौसमी परिवर्तन गुणांक होता, डेली वेरिएशन फैक्टर मतलब अकॉर्डिंग टू मौसम वेदर के अनुसार होता, तो आपका ये होता 1.3। ठीक है, और मासिक परिवर्तन गुणांक होता है यानी कि मंथली वेरिएशन फैक्टर होता, तो वो होता 1.4। ठीक है, और प्रति घंटा परिवर्तन गुणांक होता है यानी कि पर आवर वेरिएशन फैक्टर होता, तो उसका होता 1.5। 1.3 किसके लिए, तो वेदर के लिए मौसम वाला। 1.4 किसके लिए, तो मासिक मंथली। ठीक है, 1.5 किसके लिए, तो आपका प्रति घंटा यानी कि पर आवर वेरिएशन फैक्टर। तीनों याद रहेगा। वेदर, ये हो गया मंथली, और ये होगा पर आवर। ठीक है, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न ना कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इसमें कन्फ्यूज़न होगा, और मीडियम टाउन का बोलेगा तो 1.8 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा डिफिनेशन है पर कैपिटा वाटर डिमांड का, ये आपको बताना है। ठीक है, पर कैपिटा वाटर डिमांड इज क्या होता है, चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बताइए, पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या सही होगा इसमें। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाई 1%। इतना तो आपको पता है 1% होता है, तो ऑप्शन से ये भी देख सकते हैं 1% किस में है। ठीक है, 1%, ये 1%, चारों में है। ठीक है, अब क्या नोटिस करेंगे, आई क्या लिखा हुआ है, तो पहले लिखा है एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड, इसमें क्या है मंथली, तो देखिए मंथली, और इसमें एनुअल, और इसमें वीकली। तो पर कैपिटा वाटर डिमांड किस पे कार्य करता है, एनुअल पे कार्य करता है, इसे भी समझ लीजिएगा। तो एनुअल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पस पर कैपिटा पर मिनट, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो पीक डिस्चार्ज होगा डोमेस्टिक पर्पस पर कैपिटा पर मिनट क्या होगा। इसमें पीक डिस्चार्ज बोल रहा है किसका, मतलब पीक डिस्चार्ज बोल रहा है डोमेस्टिक पर्पज के लिए, मतलब जो घरेलू यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, वो पर मिनट के अनुसार पूछ रहा है। ये है 1.80 लीटर 5 to 10 यूज़र, मतलब 5 से 10 लोग रहेंगे तो 1.80 लीटर होगा। ठीक है, पर मिनट। दूसरा ये दिया गया है 1.20 लीटर पर मिनट फॉर 15 यूजर्स, और सी क्या है 1.35 लीटर फॉर 20 यूज़र, और डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन
डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो तीनों को याद कर जाइए, ठीक है। ऑप्शन में आएगा तो आप मार दीजिएगा। 1.80 लीटर 5 से 10 यूजर के लिए, 1.20 लीटर 15 यूजर्स के लिए, और 1.35 लीटर फॉर 20 यूजर्स, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा है उसमें ज़्यादा लोग। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। नहीं, उस हिसाब से नहीं है, जो सबसे ज़्यादा है उसमें हिसाब से नहीं है। 1.80 लीटर 5 से 10 यूजर के लिए ही है, लेकिन 1.20 लीटर 15 यूजर के लिए, 1.35 लीटर फॉर 20 यूजर्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ये फिर डिफिनेशन है। एवरेज डेली डिमांड व्हेन एडेड टू फायर ड्राफ्ट फॉर वर्किंग आउट टोटल ड्राफ्ट इज नोन एज, ठीक है। ए है मैक्सिमम मंथली डिमांड, बी है मैक्सिमम वीकली ड्राफ्ट, सी है डेली ड्राफ्ट, और डी है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चारों को एक्सप्लेन एक ही बार कर दूंगा, फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं करूँगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पिछले आया था, तो आप लोग देखेंगे तो बता सकते हैं। इसमें क्या बोला? रेशियो बिटवीन पीक आवरली वाटर डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड पर आवर इज, ठीक है। ए है 1.5, बी है 1.8, सी है 2.5 और डी है 2.7, ठीक है। तो कौन हो सकता है आपके अनुसार, बताइए कौन होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और 1.8 आपको पता है क्या है, ठीक है। ये 1.8 है आपका अधिकतम दैनिक मांग और औसत दैनिक मांग के बीच अनुपात, ठीक है। क्या है? अधिकतम दैनिक मांग और औसत दैनिक मांग के बीच का अनुपात। इंग्लिश में कहिएगा तो क्या कहिएगा? मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड का रेशियो है 1.8, ठीक है। दोनों रेशियो पता हो गया। एक रेशियो किसका है? 1.5, तो आवरली वाटर डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड का 1.5, और यही अगर रहेगा डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड का तो 1.8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल बना लिया जाए। तो इसमें क्या बोला है? पॉपुलेशन निकालना है बाय द एंड ऑफ 2011, ठीक है। 2011 में ये एक रेशियो दे दिया। अब पूछा है आपसे कि 2011 में पॉपुलेशन क्या होगा, और इसको निकालना है आपको AIM से, यानी कि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला दिखाते हैं आपको क्या होगा। फॉर्मूला पहले नोटिस कीजिए। फॉर्मूला इसका होता है PN इक्वल टू P प्लस NX बार। यही फॉर्मूला होता है इसका अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड का, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पे देखिए कैसे कौन कौन निकलता है वो बता रहे हैं। तो ये तो आपको निकालना है PN, ठीक है। अब आपको P चाहिए, तो P क्या होता है? तो P आपका अंतिम पॉपुलेशन, ये जो है ये वाला होता है, ठीक है। तो P निकल गया आपका, ठीक। अब N निकालना है और X बार निकालना है, तो एक एक करके निकालते हैं। पहले X बार निकालते हैं, ठीक है। तो X बार देखिए क्या होता है। डायरेक्ट ऐसे समझिए, जो आपका संख्या जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है उसको नोट करके हम लिख देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 1 लाख था, 1 लाख से 1,09,000 हो गया, तो 9,000 इंक्रीज किया, तो 9,000 लिख दीजिए प्लस, और 9,000 से 16,000 हुआ तो 7,000 इंक्रीज किया, ठीक है। और 16,000 से 28,000 हुआ तो 12,000, ठीक है। इतना इंक्रीज किया, ठीक है। क्लियर? तो कितना टर्म हुआ ये? 1 2 3, 3 है, तो इनको जोड़कर 3 से भाग कर दीजिए,
ठीक है। तो जब इसको जोड़ कर 3 से भाग कीजिएगा तो आपका 9,333.33 आएगा। ये आपका x बार निकल गया, ठीक है। अब आपको n निकालना है, ठीक है। तो n देखिए क्या होता है, n निकालने, n का मतलब होता है दशकों की संख्या, ठीक है। तो n निकालने का ये फॉर्मूला है कि जिसका पूछा है, जिस दशक का पूछा है, तो 2011 का पूछा है तो 2011 माइनस 2011 का पूछा है माइनस अंतिम जिसका हमें पता था। तो किसका पता था अंतिम? 1981 का, 1981 का पता था, ठीक है। 2011 जिसका पूछा है और 1981 जिसका अंतिम मतलब वो था जिसका हमें जनसंख्या पता था, भागा 10 से दे दीजिए, ठीक है। कितना हो गया, इसमें घटाइएगा तो 19 इधर और 11 इधर, 30 बाई 10 कट जाएगा तो कितना बचेगा, n के वैल्यू 3। अब बताइए n का वैल्यू भी 3 निकल गया और x बार भी निकल गया, तो फॉर्मूले में रख दीजिए p इक्वल टू, अब सॉरी Pn इक्वल टू p कितना है आपका, p क्या होता है, जो अंतिम जो संख्या है 128000, ठीक है, प्लस n कितना है 3 गुणा x बार कितना है 9,333.33, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 128 उधर है और 9 3 के 27, तो 1,56,000 आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तेज़ी से बनाइएगा तो बहुत शॉर्ट में बन जाएगा, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल, 2 क्वेश्चन लगातार लगा दिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको भी हम डायरेक्ट शॉर्ट से बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, वही क्वेश्चन है, सेम है। देखिए अर्थमेटिकल मीन मेथड से आपको पॉपुलेशन निकालना है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम रख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, Pn इक्वल टू P प्लस एन एक्स बार, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें P आपको पता है, P कितना है, अंतिम जनसंख्या कितनी दी गई है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एज पर सेंसस रिकॉर्ड, वेयर 2 लाख है, 2,10,000 है और 2,30,000 है, ठीक है। अंतिम जनसंख्या 2,30,000, यानी कि P का वैल्यू आपको 2,30,000 दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस अब आपको n निकालना है, ठीक है। तो n के लिए क्या बताए थे, यहाँ पे बता रहे हैं, n के लिए क्या बताए थे, जिस ईयर का निकालना है, तो किस ईयर का निकालना है, 2011 का निकालना है, ठीक है। 2011 का निकालना है तो 2011 लिखिए, ठीक है। और अंतिम ईयर कौन सा था, जिसका हमें पता था 2001 का पता था, ठीक है। अंतिम ईयर 2001 का पता था, तो 2001 लिखिए बटा 10, कितना हो जाएगा, 11 में से 1 कटाइएगा तो 10 बटा 10 यानी कि 1। अब प्लस ये 1 हो जाएगा, गुणा n का वैल्यू 1 आ गया, x बार कितना आएगा, तो x बार का फॉर्मूला क्या था, बढ़ती हुई जनसंख्या देखते हैं, तो पहले 2 लाख था, तो 2 लाख से 2,10,000, 10,000 पड़ा, मुँह जवानी ही कर लीजिए, 2 लाख था तो 2 लाख से 10,000 हुआ, 2,10,000 तो 10,000 इंक्रीज हुआ, 10,000 इंक्रीज हुआ ना, ठीक है। 2 लाख से 2,10,000 यानी कि 10,000 बढ़ा, फिर 2,10,000 से 2,30,000, यहाँ पे कितना बढ़ा, 20,000 बढ़ा, ठीक है, क्लियर। और तो कुछ है नहीं, बटा ये 2 टर्म कितने हैं, 2 हैं, तो जोड़ के कितना कीजिएगा, तो 20,000 10,000 30,000 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 15,000,
ठीक है। 15,000 ये निकल गया, ठीक है, अलग कर दिए। मतलब 15,000 आपका क्या निकल गया, ये क्या है 15,000 एक्स बार निकल गया, ठीक है। यहाँ एन निकल गया, एन निकल गया और एक्स बार निकल गया, तो फॉर्मूले में रख दीजिए। पी आपका 2,30,000 था ही, एन आपका 1 हो गया और एक्स बार कितना हो गया 15,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा इस पूरे को, तो कितना होगा 2,30,000 में 15,000 2,45,000, तो कौन है 2,45,000? ऑप्शन कौन सा सही है 2,45,000? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2,45,000, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अलग से न्यूमेरिकल सोचिएगा करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, उसी में न्यूमेरिकल ही पढ़ते जाइए। आगे क्या है, व्हाट इज द पॉपुलेशन सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी, ठीक है। ओल्ड और बड़ी सिटी के लिए हमें पॉपुलेशन ज्ञात करना होगा, तो किस मेथड का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चारों मेथड दिया गया, अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन मेथड, सीग्राफिकल और डीएल लॉजिस्टिक कर्व मेथड, तो कौन सा आपका सही होगा? तो इसका आंसर होगा ओल्ड एंड लार्ज सिटी का अरिथमेटिकल लॉजिकल मेथड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज क्या होता है? सर्कुलर कर्व होता है, पैराबोलिक होता है, एस शेप्ड होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो देखिए कर्व बना दे रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा बनेगा तो समझ जाइएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, ये एस की भांति है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? एस, एस की तरह है हमारा एस शेप्ड कर्व, क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक है, यही वाला है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये वाली क्या है? ये वाली तो ये आपकी है सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर ए कास्टिंग पॉपुलेशन यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए टाउन। अच्छा, इसमें कौन ऐसा है जो मेथड नहीं है जिससे हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर सकते हैं? पॉपुलेशन वाला मेथड था जिससे हम पॉपुलेशन ज्ञात कर सकते हैं, तो कोई एक है इसमें जिससे हम पॉपुलेशन ज्ञात नहीं कर सकते हैं? जोनिंग मेथड, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तो सबको पता है अर्थमेटिकल जियोमेट्रिकल तो होता है, अब जोनिंग और प्रिज्मोइडल में कन्फ्यूज़न है, तो जिसको पता है वो पढ़ा ही होगा। प्रिज्मोइडल मेथड किसके लिए यूज़ होता है? अर्थवर्क के लिए, अर्थवर्क क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए, ठीक है, खुदाई, मिट्टी की खुदाई, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर डैम में, तो प्रिज्मोइडल वहाँ यूज होता है, यहाँ कोई कार्य नहीं है इसमें, तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, इसका हम यूज़ नहीं करते, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, इसका बहुत सारे मेथड हैं, देखिए कोई कुछ मेथड हम देख लेते हैं। देखिए पहला मेथड है आपका अर्थमेटिकल, एक हो गया आपका अरिथमेटिकल, चलिए यहाँ पे जो लिखा है वहाँ पे लिख देना है। एक हो गया अरिथमेटिकल, दूसरा हो गया जियोमेट्रिकल और थर्ड हो गया जोनिंग, तीन ठो ये तो था ही, ठीक है। अब फोर्थ में एक आ जाता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल
मेथड, ठीक है। एक आ जाता है आपका कंपैरेटिव मेथड 5, कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। एक है आपका डिक्रीज रेट मेथड 6 में आपका डिक्रीज रेट मेथड, ठीक है। एक है आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीजमेंट मेथड, इंक्रीमेंटल, ठीक है, इंक्रीजमेंट मेथड शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीजमेंटल सॉरी इंक्रीमेंटल इंक्रीजमेंट मेथड, ठीक है। तो इतने सारे मेथड हैं, तो कभी भी किसी को पूछ सकता है, ठीक है। तो सारा याद रखिएगा। अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल तो पता ही है, फेमस है। जोनिंग भी अब शायद तो पता हो गया होगा। एक ग्राफिकल होता है और कंपैरेटिव होता है, 2 ये हो गया, 3 उधर हो गए, 2 ये इधर हो गए, और 2 इधर हो गए, डिक्रीज रेट मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीजमेंट मेथड लिख दे रहे हैं। इंक्रीमेंटल इंक्रीजमेंट मेथड, ठीक है। तो ये भी हो गया, 7 मेथड आप देख लिए, फेमस जो है आपका, ठीक है। 8 मेथड, सॉरी एक मेथड और है, रेट मेथड, 8 मेथड है, रेट मेथड। अब देखिए बता इसलिए रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी 4 इसमें से भी उठा के दे सकता है, तो पढ़े रहिएगा, सुने रहिएगा, तो आपको पता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रिवेंटिंग रेन वाटर टू रन ऑफ एंड इट्स एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन एंड रीयूज ऑन इट्स साइड इज कॉल्ड, ठीक है। बताइए इसमें क्या सही होगा। क्या बोला, वर्षा के जल को रोकने के लिए साइट पर पुनः उपयोग के लिए इसके संचय और जमाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। मतलब इसमें बोला कि प्रिवेंटिंग मतलब होता है बचाना, और रेन वाटर मतलब वर्षा का पानी, ठीक है। तो जो वर्षा का पानी है उसको बचाने के लिए टू रन ऑफ, रन ऑफ का मतलब क्या होता है, क्षेत्र अपवाह, मतलब जो वह पानी जो अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर ऊपर बहता है, वही रन ऑफ कहलाता है। तो ऊपर ऊपर रह के बर्बाद हो जाएगा पानी, इधर उधर चला जाएगा, कहीं यूज़ नहीं होगा, तो उसको यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उस पानी से हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग, खेतों का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडॉप्टेड एज द स्टैंडर्ड रेन गेज, ठीक है। स्टैंडर्ड रेन गेज कौन सा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडॉप्टेड एज द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज, इसमें से कौन सा है आपका स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज। ए है साइमंस, बी है ट्रिपिंग बक टाइप, सी है नेचुरल साइफन टाइप, और डी है वेगिंग बक टाइप। कौन सा आपका है स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो इसका आंसर होगा आपका सी, नेचुरल साइफन टाइप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है। रन ऑफ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल दैट, ठीक है। रन ऑफ वही अफवाह वाला बात है, वही अफवाह जो है, तो उसके बारे में बोला है कैन बी डिस्क्राइब्ड, उसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, एज ए पार्ट ऑफ वाटर साइकिल दैट, एक वाटर साइकिल के तौर पर उसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते, कैसे जो रन ऑफ है, जो अफवाह है, एक वाटर साइकिल की तरह कार्य कर सकता है। ये दिया गया इज
एब्जॉर्ब इनटू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में जाके सूख जाता है। इज डिस्कार्डेड यानी कि घटाया हुआ होता है, घट जाता है। सी एवोपरेट उड़ जाता है, या फिर डी सतह जल के रूप में भूमि पर प्रभावित होता है। तो पता है रन ऑफ क्या होता है, सतह जल के रूप में भूमि पर प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट इन टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है हमारा, इकोलॉजी ऑफ लैंड, सोसाइटी नीड्स, टोपोग्राफी, गवर्निंग बॉडी एंड कल्चरल हेरिटेज। तो किस चीज़ को पहले हम फोकस करेंगे जब हम टाउन प्लानिंग करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम फोकस किस पे करेंगे टाउन प्लानिंग करेंगे तो टोपोग्राफी। टोपोग्राफी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है टोपोग्राफी में, तो देखिए टोपोग्राफी में हम क्या देखते हैं मेनली, सूर्य की स्थिति, ठीक है, सन की स्थिति देखते हैं, और ये देखते हैं कि मान लीजिए अच्छा सूर्य के हिसाब से हवा बहती है, तो सूर्य की स्थिति है, दिन में इसकी किरणों की दिशा तथा पूरे वर्ष चलने वाली हवा, सालों भर जो हवा चलेगी किस दिशा में, ये सबको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, वायु, धूप, वर्षा, प्रकाश, यही सबको ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि हम इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए शहर का प्लानिंग कर रहे हैं तो सोसाइटी का बैठाना है, तो मौसम को देखकर ही बनाना है कि किस ओर बनाएंगे ताकि एयर का वेंटिलेशन हो सके, प्रकाश आ सके। वर्षा का पानी है तो वर्षा से कैसे वो पानी वहाँ इकट्ठा ना हो, निकल सके, तो उसका टोपोग्राफिकल संरचना को भी देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला है। विच टाइप ऑफ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग ऑर्डर ऑफ ए गिवन वाटर सैंपल एज पर IS 325 पार्ट 5 1983। ठीक है, इसमें क्या बोला है, किस प्रकार की गंध विशेषता, मतलब ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक का उपयोग किसी दिए हुए गए जल के नमूने की गंध को वर्गीकृत करने के लिए, मतलब कुछ पूछा नहीं है लेकिन क्वेश्चन कुछ तरह टाइप कर दिया है कि मतलब लोग इसी में घूमते रह जाएंगे। ध्यान से देखिए, एक तो IS कोड दे दिया, उसके अनुसार बोला है किस प्रकार की गंध विशेषता, मतलब किसी प्रकार की गंध विशेषता यानी कि ऑर्डर मतलब गंध होता है। ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक का उपयोग किसी दिए गए जल के नमूने को गंध को वर्गीकृत करने के लिए नहीं किया जाता है। मतलब ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक का क्लासिफिकेशन जो होता है, वर्गीकरण करते हैं हम ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक का, तो उसमें इन चारों में से एक चीज़ को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। वो कौन सा हो सकता है? ए है डिग्री ऑफ स्मोकीनेस, बी है डिग्री ऑफ स्वीटनेस, सी है डिग्री ऑफ टर्बिडिटी, और डी है डिग्री ऑफ पंजेंसी। क्या होगा? देखिए इसमें मेनली लोग ऑप्शन मारेंगे सी। ठीक है, ऑर्डर और टर्बिडिटी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए ऑर्डर मतलब होता है गंध और टर्बिडिटी मतलब गंधलापन। ठीक है, तो गंध और गंधलापन का इसमें कोई, मान लीजिए हम इसमें पढ़ रहे हैं ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब गंध का क्लासिफिकेशन करना है, तो उसका वर्गीकरण करना है, तो उसमें अब हम गंधलापन से कैसे मेजर करेंगे उसको, तो इसमें आपका इसका कोई मतलब नहीं होता है। डिग्री ऑफ टर्बिडिटी का इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, उसके अलावा का तीनों आपका सही है, डिग्री ऑफ स्मोकीनेस, स्वीटनेस और पंजेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें वही पूछा है, नहीं किसका इसमें यूज़ नहीं होता है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेजर ऑफ द डिग्री एट विच वाटर लॉसेस इज ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए डिग्री एट विच वाटर, किस डिग्री पर वाटर जो है वाटर लूजेज इट्स ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखना, तो आर पार दिखाई जो वाटर देता है वो कम हो जाता है, तो उसको हम किस रूप में डिनोट करें? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। वाटर है, ठीक है, और वाटर गंधलापन होने लगता है, उसका जो वो साफ दिखता था वो अब साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट हो मतलब कि जो उसमें जो मतलब समझिए कि गंदा हो चुका है। ठीक है,
घुलित जो है डिजोल्व जो आपका गंदगी है कोलाइडल पार्टिकल्स का, उससे वो पानी गंदा हो चुका है। तो उसको किस भाषा में डिनोट करेंगे? ए है सेडिमेंटेशन, बी है फ्लोकुलेशन, सी है कोगुलेशन और डी है टर्बिडिटी। तो सबको पता है टी है टर्बिडिटी, गंधलापन। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। सेडिमेंटेशन तो आपको पता है, मान लीजिए कोई टैंक है तो इसमें जो हैवी मटेरियल है वो क्या नीचे की ओर आके बैठ जाता है। ठीक है, और फोकुलेशन कोगुलेशन आपको फिटकरी के द्वारा होता है, एलम के द्वारा होता है। उसमें आगे देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में, उसमें डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, फोकुलेशन कोगुलेशन आपका एलम ओलम जो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द स्मॉल कलर। देखिए कलर की बात करें, कलर को किस में हम मेजर करते हैं? ए है टर्बिडीमीटर, बी है नेफ्रोनोमीटर और सी है टिंटोमीटर और डी है हाइग्रोमीटर। तो किस में हम लोग मेजर करते हैं कलर को? तो टिंटोमीटर कलर के लिए यूज होता है। ठीक है, टिंटोमीटर। ठीक है, टिंटोमीटर कलर के लिए होता है। हाइग्रोमीटर ये क्या होता है? आर्द्रता के लिए। ठीक है, डेंसिटी, हाइड्रोमीटर डेंसिटी के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए, और टर्बिडीमीटर और नेफ्रोनोमीटर किसके लिए? टर्बिडिटी के लिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। ये भी सेम है, कलर पूछा है, टिंटोमीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए आ गया। विच इज द एपार्टस, इसमें से कौन सा एपार्टस इन विच टर्बिडिटी इज मेजर, टर्बिडिटी को गंधलापन को मेजर करेंगे? ये बैरोमीटर है, टिंटोमीटर है, क्लोरीमीटर है और नेफ्रोनोमीटर है। तो आई थिंक आपको पता होगा किससे मेजर करेंगे, अभी तो पिछले क्वेश्चन बताए थे। ऑप्शन डी नेफ्रोनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसमें, हाँ चलिए आगे देखते हैं। बैरोमीटर तो आपको पता है वायुमंडल दाब होता है। ठीक है, टिंटोमीटर आपको पता है कलर होता है। ठीक है, आगे टर्बिडिटी इन वाटर इज ड्यू टू, गंधलापन पानी में किसके कारण होता है? अलगे, फंगी, ऑर्गेनिक साल्ट, कोलाइडल पार्टिकल। सबको पता है क्या हो सकता है? कोलाइडल पार्टिकल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आपको जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ठीक है, अब तक नहीं पढ़ें तो अभी पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट इन सरफेस वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट इन सरफेस वाटर, मतलब इसमें क्या बोला, जो सस्पेंडेड सॉलिड है, ठीक है, निलंबित ठोस है, जो आपका सरफेस वाटर में प्रेजेंट है, कैन बी डिटरमाइंड। और वाटर के सरफेस पे जो निलंबित ठोसों को ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कुल मिलाकर ऐसे हैं, जो जल का सरफेस है, ठीक है, उस पे जो आपका सस्पेंडेड सॉलिड है उसको डिटरमाइन करना है, मेज़र करना है, तो किस टेस्ट करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे? मेट्रिक, कलोरीमेट्रिक, टेट्रीमेट्रिक, स्पेक्ट्रोमेट्रिक। तो इसके लिए हम टेस्ट करेंगे ए ग्रेविमेट्रिक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो के साथ, और कल भी आपका नया चैप्टर होगा। ठीक है, तो आई थिंक धीरे धीरे चैप्टर आपका क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और JSSC का फॉर्म नहीं डाले हैं तो भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, और NHPC का भी इंक्रीज हो चुका है। धन्यवाद।